Everyone, in this video we will be dealing with the Penk's model of slope development or landform development. So in the previous video, अगर नहीं देखा है तो चैनल पे आप देख सकते हैं. We discussed about William Morris Davis. Continuing further, अब हम discuss करेंगे Penck. So Penck was a German and he was a geologist and he was in contrast with the opinion of Davis. कैसे? Because Penck focused on the role of endogenic forces. Davis ने endogenic forces almost neglect करी थी. Then Davis was a time dependent, time based model. Penck के idea है he is rejecting the role of time. Basically his theories are time independent, and because the theories are time independent, the approach is also rejecting the historical approach of Davis. तो पेंक क्या करते हैं? डेविस का कोर क्या था थ्योरी का? स्टेज बेस्ड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट. लैंडफॉर्म इवॉल्व होता है थ्रू प्रेडिक्टेबल सेट ऑफ चेंजेस कंट्रोल्ड बाय द टाइम फैक्टर एंड देयर इज अ साइकिल ऑफ इरोजन. इन तीनों चीज़ों को पेंक रिजेक्ट करते हैं एंड इन प्लेस ऑफ स्टेज ही सेज दैट देयर आर फेजेस ऑफ डेवलपमेंट. लैंडफॉर्म इवॉल्व नहीं होता है, लैंडफॉर्म डेवलप होता है. डेविस वाज सेइंग लैंडफॉर्म इवोल्यूशन, ही यूजेस द टर्म लैंडफॉर्म डेवलपमेंट. एंड देन साइकिल ऑफ इरोजन जो डेविस की थी उसको पेंक रिजेक्ट करता है एंड ही सेज दैट द डेवलपमेंट इज नॉन साइक्लिक इन नेचर. अब पेंक का ऑब्जेक्टिव क्या था? डेविस का तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हिज वाज अ हिस्टोरिकल अप्रोच एंड हिज वाज जेनेटिक स्टडीज. So basically he was trying to study the landform and reconstruct the past कि वो कैसे landform develop हुआ है, मतलब कैसे evolve हुआ है. Penk's objective was to study the interaction of endogenic and exogenic processes that creates landform and landscapes. तो ये processes के interaction को study करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये landform या landscape develop हो रहा है. Now coming into the model of Penk's. तो ये ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर है कि क्या था पेंक का, हाउ इट इज इन कॉन्ट्रास्ट विद डेविस. नाउ लेट अस सी व्हाट हिज मॉडल सेज. So he says first, landform development is not predictable, it is not repetitive, it is not sequential and neither it is unidirectional. तो ये तीनों ही चीज़ें नहीं है. हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है, बार बार सेम चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं जैसे कि साइकिल में हुआ करती थी, कोई सीक्वेंस नहीं होता है जैसा साइकिल में था, और यूनिडायरेक्शनल भी नहीं है जैसा कि साइकिल में था कि माउंटेन डेवलपमेंट होगा, माउंटेन एवोल्यूशन होगा, होते 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 एक रेसिडुअल हिल या एक पेनी प्लेन बन जाएगा. तो ही सेज कि ना ये तो प्रिडिक्टेबल था डेविस में, ही सेज ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, ऐसा रिपीट भी नहीं होता है बार बार, इस सीक्वेंस को भी नई चीज़ें फॉलो करती हैं एंड दिस सीक्वेंस इज यूनिडायरेक्शनल. ये यहाँ से वापस माउंटेन थोड़ी बन जाएगा क्योंकि डेविस ने तो एंडोजेनिक फोर्सेस को नकार दिया था. बट ही सेइंग दैट इज ही सेइंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल. हो सकता है फ्लैट हो फिर माउंटेन बने, फिर फ्लैट हो फिर माउंटेन बने, या कहीं से भी कुछ भी शुरू हो सकता है. सॉरी. देन पेंग तीन फेजेस देते हैं ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट. याद रखना, डेविस लैंडफॉर्म इवोल्यूशन कह रहे हैं, पेंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट कह रहे हैं. देयर इज अ change, there is a twist in the wordings and there is also a change. एक डेविस was American, पेंक is a German, and दोनों एक ही टाइम पे रहे हैं लेकिन दोनों के थॉट्स बहुत अपोजिट थे. पेंक तीन फेज बोलते हैं. ही सेज दैट देयर इज अ फेज ऑफ ग्रोथ, देयर इज अ कांस्टेंट ग्रोथ फेज एंड देयर इज अ फेज ऑफ डिक्लाइन. जो फेज ऑफ ग्रोथ है इसको ही सेज वैक्सिंग फेज. जो कांस्टेंट ग्रोथ का फेज है उसको जर्मन में ही सेज, आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं बट द स्पेलिंग इज GLEIMORPHIGE, ग्लाइमोरफाइज आई गेस. एंड देन द फेज ऑफ डिक्लाइन को ये कहते हैं इट इज़ द वैनिंग फेज. वैनिंग फेज का भी जर्मन में वर्ड है ये, एब्स्टिगेंडी करके कुछ तो भी है, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन. यू कैन जस्ट नोट डाउन द स्पेलिंग ऑफ दिस एंड ऑफ दिस ऑल्सो, ऑफ स्ट्यू जेंडे, दैट इज द वैक्सिंग फेज. तो ये तीन फेजेस देते हैं ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट. वहीं पे हमने पहले देखा था, अगर आप डेविस बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मैं बता देता हूँ. डेविस में था यूथ, मैच्योर, सेनाइल. उन्होंने ये तीन स्टेजेस दी थी, पेंक ने ये तीन स्टेजेस दी हैं. डेविस
का मैं कॉन्ट्रास्ट भी बताते चलूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें हमेशा कंपेयर कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंशिएशन वाले आते हैं। तो पेंग कहते हैं कि देयर इज रोल ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस थ्रू आउट द डेवलपमेंट फेज। डेविस कहते थे कि वंस द अपलिफ्टमेंट इज हैपन देन देयर इज अ प्रोलॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी, एंड उसके बाद जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो वर्क करेंगी। तो एंडोजेनिक फोर्सेस को डेविस इग्नोर्ड, बट पेंग सेड दैट देयर इज अ रोल ऑफ एंडोजेनिक फेजेस फोर्सेस एंड थ्रू आउट द डेवलपमेंट फेज। डेविस सिर्फ इनिशियल फेज में जहाँ पे अपलिफ्टमेंट होना है वहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे थे और उसके बाद नेग्लेक्ट कर दे रहे थे। लेकिन पेंग तो कह रहे हैं कि थ्रू आउट द डेवलपमेंट फेज ये एंडोजेनिक फोर्सेस ऑपरेट करेंगी। देन इरोजन एंड अपलिफ्टमेंट हैपन साइमल्टेनियसली। डेविस ने क्या कहा था? डेविस ने कहा था कि एक बार अपलिफ्टमेंट हो जाएगा फिर देयर विल बी अ प्रोलॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी एंड फिर इरोजन स्टार्ट होगा। वो आइडिया उनका गलत था। उसको पेंग काउंटर करते हैं और वो करेक्ट भी कर देते हैं और कहते हैं कि दे बोथ हैपन साइमल्टेनियसली। देन पेंग ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन द रोल ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजी। स्ट्रक्चर तो डेविस ने भी किया था, बट क्योंकि टाइम बेस्ड पे इतना ज़्यादा उन्होंने फोकस कर दिया था कि स्ट्रक्चर भी उन्होंने एक तरह से इग्नोर कर दिया था। एंड लिथोलॉजी की क्या कंपोजिशन है ऑफ द लैंडस्केप, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया पेंक ने। डेविस के डेविस के केस में द टाइप्स ऑफ स्लोप्स और द टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स वर द फंक्शन ऑफ द डिविजन ट्रायो, दैट इज स्टेज, स्ट्रक्चर एंड टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? टाइप्स ऑफ स्लोप्स आर द फंक्शन ऑफ फेज ऑफ डेवलपमेंट। डिपेंड, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है तो फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइम की आप बात कर रहे हो। जो फेज का जो डेवलपमेंट है वो डिसाइड करेगा कि स्लोप कैसा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। अगर यूथ है, मेच्योर है, फर्क नहीं पड़ता है कि टाइम कौन सा चल रहा है। डिपेंड इस पे करेगा स्लोप का टाइप, फेज ऑफ डेवलपमेंट कौन सा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपका वैक्सिंग फेज चल रहा है तो द टाइप ऑफ स्लोप विल बी कॉन्वेक्स। अगर आपका ये जो वैनिंग फेज है ये चल रहा है तो द टाइप ऑफ स्लोप विल बी कॉनकेव। अब डिपेंड नहीं करता है कि ये किस टाइम पे आ रहा है। कॉनकेव फेज हो सकता है ओल्ड में आ जाए, मेच्योर में आ जाए, सिनाइल में आ जाए। तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से टाइम पे आया है। इट विल डिपेंड ऑन द फेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर फेज ऑफ डेवलपमेंट ये वाला है तो द स्लोप विल बी दिस, ये वाला है तो द स्लोप विल बी दिस। तो इसका बेसिक मीनिंग ये है कि जो ग्रोथ फेज है इट जनरली इट connotes कॉन्वेक्स स्लोप। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यूथ में ही हो, ये किसी और स्टेज में भी हो सकता है, क्योंकि डेविस का यूथ मतलब टाइम बेस्ड था कि एक प्रिडिक्टेबल सेट ऑफ चेंजेस है, यूथ से चीज़ें स्टार्ट हो रही थी तो यहाँ पे टाइम वाज अ फैक्टर था। लेकिन क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, पेंग की थ्योरी, तो यूथ फेज का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से कि स्लोप कॉन्वेक्स होगा और इरोजन ज़्यादा नहीं होगा, अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी का यही मतलब होता है। फिर कांस्टेंट ग्रोथ है तो स्ट्रेट स्लोप्स होंगे, रेक्टिलिनियर होंगे, बट इट इज़ नॉट सेम एज द मैच्योर फेज ऑफ डेविस, क्योंकि वो तो टाइम बेस्ड था। सॉरी, डेविस में तो टाइम के साथ इवोल्यूशन हो रहा था, जैसे 100 साल पहले कैसा है, फिर 50 साल पहले कैसा है, फिर 25 साल पहले कैसा है। तो डेविस के में फिक्स था कि 50 साल पे ही मैच्योर एज आएगा। मतलब फॉर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर पेंक में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मैच्योर एज कभी भी हो सकता है। बेसिकली टाइम बाउंड नहीं है। फिर डिक्लाइनिंग फेज में द स्लोप्स विल बी कॉनकेव। देन अगेन इट इज नॉट बाउंड विद टाइम, तो इट इज नॉट बाउंड विद द सिनाइल एज विच इज इन डेविशियन मॉडल अ टाइम बेस्ड स्टेज। फिर पेंग सेज कि जो पेंग का जो मॉडल है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम अप्रोच। डेविस का हमने पढ़ा था कि इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम अप्रोच। ओके, अब पेंग को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पेंग इज सेइंग इट ही इज गिविंग अ टर्म primarums. What is primarum? It is basically the initial landscape. It is the primary landform. तो जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी, जहाँ से लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और ये किसी भी फेज पे हो सकता है। देन ही गिव्स अ टर्म एंड्रम्फ। एंड्रम्फ मीन्स पोस्ट प्रोलॉन्ग्ड वेनिंग जब हो जाएगी तो एक एंड लैंडस्केप आएगा डिक्लाइनिंग फेज के बाद। उसको इन्होंने पेडी प्लेन भी कहा है। इट इज़ नॉट सेम एज पेनी प्लेन, क्योंकि पेनी प्लेन बनने की जो प्रोसेस थी, पेनी प्लेन बनता है कहाँ? डेविस का।
जो एकदम लास्ट फॉर्म ऑफ लैंडफॉर्म बचेगा वो उसे पेनी प्लेन बोलते हैं। वो बनता है डिफरेंट प्रोसेसेस से। ये पेडी प्लेन, ये भी एंड लैंडस्केप है, लेकिन ये डिफरेंट प्रोसेसेस से बन रहा है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। और ये जो पेडी प्लेन वाला वर्ड है ना, ये पेंग के साथ तो एट्रीब्यूट गलती से कर दिया जाता है। एक्चुअल में ये एलसी किंग, ही वॉज अ साउथ अफ्रीकन, उन्होंने ये वर्ड अपनी थ्योरी में दिया था, एंड ही वॉज द वन हु यूज दिस वर्ड। वो मिस्टेकनली एट्रीब्यूट कर दिया था स्टार्टिंग जोग्राफिकल स्टडीज में पेंग के साथ। अब पेनी प्लेन और पेडी प्लेन देख लेते हैं। एक ये लाइन लिखिए कि इन रियलिटी नॉट नेसेसरली द फाइनल स्टेज, क्योंकि इसके बाद और भी चीज़ें हो सकती हैं। पेनी प्लेन वॉज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय डेविस, इट इज़ एट द सेनाइल स्टेज, एंड सेनाइल स्टेज से यहाँ पे टाइम फैक्टर अप्लाई होता है कि इतने साल बाद ये सेनाइल स्टेज आएगी, दैट इज़ द ओल्ड स्टेज। देन बिकॉज ऑफ इरोजन अलोन, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ इरोजन ही ऑपरेट कर रही है, एंडोजेनिक फोर्सेस तो है ही नहीं, और ये एक फाइनल स्टेज है। पेनी प्लेन में पेंग, मतलब एक्चुअली एलसी किंग ने किया था, बट पेंग कभी ले लेते हैं। दिस इज द वेनिंग फेज, यहाँ पे द स्लोप विल बी कॉनकेव, इरोजन होगा, अपलिफ्टमेंट भी होगा, लेकिन इरोजन बहुत ज़्यादा होगा, अपलिफ्टमेंट बहुत कम होगा, और ये फाइनल स्टेज नहीं है। तो बिकॉज दे लुक सिमिलर डज नॉट मीन दे आर सिमिलर, बिकॉज द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग हियर आर डिफरेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, एक बार स्लोप्स का बेसिक बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्लोप्स एंड देयर डेवलपमेंट मॉडल। अब स्लोप क्या है? स्लोप आर बेसिकली सेगमेंट ऑफ इंक्लिनेशन, कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ माउंटेन। अब दिस इंक्लिनेशन, दिस पार्ट ऑफ द माउंटेन कैसी इंक्लिनेशन है, दैट इज बेसिकली द स्लोप। ये हो सकता है माउंटेन से यहाँ से थोड़ा सा लीनियंट हो, फिर यहाँ पे एकदम रेक्टिलीनियर है, देन वी हैव कॉनकेव एयर। ये माउंटेन है, इस साइड का स्लोप, दिस इज कॉन्वेक्स स्लोप, देन दिस इज अ रेक्टिलीनियर फेस, देन दिस इज अ कॉन्वेक्स फेस। तो ये वन, दिस पार्ट टू एंड दिस पार्ट थ्री, these inclination, these segments of inclination, इन्हें हम बोलते हैं स्लोप। दे आर ऑल्सो नोन एज फेसेट्स ऑफ सॉरी, फेसेट्स ऑफ लैंडफॉर्म फेसेस। अब स्लोप के टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर फॉर्म। अगर एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ने ऑपरेट किया है तो अलग टाइप ऑफ स्लोप्स होंगे, इंट्रूसिव स्लोप्स हैं, एक्सट्रूसिव स्लोप्स हैं, मतलब दे आर ऑन द सरफेस और बीनीथ द सरफेस। देन वेदर दे आर इरोजनल स्लोप्स, कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पहाड़ था, इरोड हो के चीज़ें इरोड हो के स्लोप बन गया, ये चीज़ें कुछ रिवर ने लाई, डिपॉजिट किया और उसने स्लोप बना दिया, तो इरोजनल स्लोप है कि डिपोजिशनल स्लोप है। एंड देन देयर इज अ डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द एंगल्स, इसको हम पढ़ेंगे। सो लर्निंग अबाउट द स्लोप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल में इफ द स्लोप इज द कॉन्वेक्स स्लोप, तो क्या होता है कि जो स्लोप एंगल है या जो जिसके हम डिप एंगल बोलते हैं, इट विल डिक्रीज विद हाइट। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा, पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। देन इफ देयर इज अ रेक्टिलिनियर स्लोप, तो इसमें एंगल जो रहेगा, एंगल ऑफ द डिप, इट विल रिमेन सेफ सेम, एंड कॉन्केव में जो डिप एंगल है इट विल इंक्रीज विद द हाइट। डायग्राम के साथ देखते हैं, समझ में आएगा। रेक्टिलिनियर ही का एक स्पेशल केस होता है ऑफ रेक्टिलिनियर, जहाँ पे एंगल 90 डिग्री रहता है डिप एंगल, तो उसको हम कहते हैं स्कार्प फेस। अब समझते हैं कॉन्वेक्स स्लोप में डिप एंगल क्या होता है और हाउ इट डिक्रीजेस विद हाइट। सो सपोज दिस लाइन, this I am which I am highlighting in the red, this is the this is basically the slope। अब इस स्लोप को जब आप देखेंगे, एक एंगल, एक परपेंडिकुलर एंगल आप सरफेस के साथ लेंगे इसका, तो सी लुक एट दिस एंगल, देन लुक एट दिस एंगल, ये जो एंगल्स हैं, इन ये एंगल डिक्रीज होते जा रहे हैं, इन्हीं एंगल को बोलते हैं डिप एंगल। तो जब कॉन्वेक्स स्लोप होगा तो द डिप एंगल डिक्रीजेस। तो अगर एक आप माउंटेन का ड्राइंग बनाओगे तो सबसे ऊपर का तो स्लोप ऐसे ही दिखता है ना, इस टाइप का, ऐसे ही तो माउंटेन ड्रॉ करते हो। फिर अगर ये जो डिप एंगल है, जैसे ये स्लोप था कोई सा, अगर ये डिप एंगल सेम रहता है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, देन इट इज अ रेक्टिलिनियर। अगर ये डिप एंगल 90 डिग्री हो जाता है, देन इट इज़ अ स्कार्प फेस। एंड व्हेन दिस डिप एंगल, यही जो लैंडफॉर्म था, ये डिप एंगल अगर आप जब मेजर करो, इसकी हाइट ऊपर जाते जाते रिलेटिवली इंक्रीज होने लगे, इंक्रीजेज विद हाइट, डिप एंगल इंक्रीजेज विद हाइट, तो इट इज नोन एज कॉनकेव स्लोप्स। So where the dip angle is decreasing with height, it is the convex slope. Where it is increasing, it is the concave slope. If it remains same, it is a rectilinear slope. And if it has a 90 degree, it is at a 90 degree angle, then it is a scarp face, which is a special case of rectilinear slope.
अब हमने देख लिया स्लोप्स और टाइप्स ऑफ स्लोप्स. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अ लैंडफॉर्म. अब लैंडफॉर्म क्या होता है? लैंडफॉर्म इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लोप्स. वो जैसे एक बचपन में एक डायग्राम नहीं बना, मतलब डायग्राम बोल रहा हूँ, एक ड्राइंग नहीं बनाते थे, ऐसे 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 पहाड़ बना देते थे, यहाँ पे सन बना देते थे, यहाँ से एक रिवर निकल रही है, यहाँ पे फिर एक घर बना देते थे. तो व्हाट वाज दिस? अब इसमें ये जो पार्ट है ये क्या है? ये जो लैंडफॉर्म, ये जो भी है, ये क्या है? मल्टीपल स्लोप्स का कॉम्बिनेशन है. कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे आ रहा है, कहीं आड़ा तिरछा है, और ये एज अ होल लैंडस्केप हो जाता है. खैर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी लैंडफॉर्म समझते हैं. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लोप्स. अब आइडियल लैंडफॉर्म कैसा होना चाहिए कि भाई ऊपर कॉन्केव स्लोप है, देन देर इज अ स्कार्प फेस, देन देर इज अ रेक्टिलिनियर फेस, देन देर इज अ कॉन्वेक्स फेस. अगर डेवलपमेंट इसका होगा तो ये यहाँ से इरोड होना स्टार्ट होगा, और ये फर्दर फर्दर होते होते यहाँ पे पहुंचेगा फाइनल लैंडस्केप, लैंडफॉर्म सॉरी. बट इन रियलिटी इनडिफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. हो सकता है किसी जगह स्कार्प फेस सबसे ऊपर हो, फिर डायरेक्ट कॉन्केव फेस हो गया हो, फिर इस साइड में भी देखोगे तो ये हो गया. इसको, इस लैंडफॉर्म को एक ऑस्ट्रेलिया में है, आई थिंक उसका नाम है उलबर्ग करके कुछ तो है, मैं बताऊंगा बाद में. तो ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे कम्बिनेशन हो सकते हैं. ये आइडियलिस्टिक कम्बिनेशन था, मगर असली में बहुत सारे कम्बिनेशन हो सकते हैं. तो अब ये लैंडफॉर्म्स को पढ़े कैसे जब इतने सारे कम्बिनेशन है? तो यही तो हमारी दुविधा थी कि इन लैंडफॉर्म्स को पढ़ना कैसे. इन्हीं को पढ़ने की लैंडफॉर्म थ्योरीज आई. अब इनको पढ़ने के लिए जो थ्योरीज आई उनमें भी दो अप्रोच लगे. एक तो हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ डेविस लगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक प्रोसेस अप्रोच ऑफ पेंक लगा. अब जिन लोगों ने भी ये हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ डेविस वाला वीडियो पहले देखा है, एक बार जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि व्हाट वर द इश्यूज रिलेटेड विद दिस. जो एक पेंक का अप्रोच था या जो डेविस का अप्रोच था, उसमें क्या इश्यूज थे, क्योंकि ये पहले पढ़ा चुका हूँ. सो जस्ट ट्राई टू रिकॉल. हिस्टोरिकल से आप याद करो. इट वॉज अ टाइम बेस्ड, इट वॉज स्टेज बेस्ड, इट वॉज साइक्लिक, स्लोप वर फंक्शन ऑफ द स्टेज ओनली. सॉरी बैंक में, हाँ, एंड सॉरी फिर बैंक में क्या था? स्लोप्स वर फंक्शन ऑफ प्रोसेस, रॉक लिथोलॉजी प्लस रॉक स्ट्रक्चर. अब डेविस वाली हिस्टोरिकल अप्रोच के इशू क्या थे कि एंडोजेनिक फोर्सेस का जो रोल था उसको ये इग्नोर करते थे. टू मच ऑफ जनरलाइजेशन कर दिया था इन्होंने अपनी थ्योरी का. एंड वी कैन नेवर बी श्योर अबाउट द एक्चुअल और इनिशियल स्लोप, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं अराउंड 1,000 मिलियन ऑफ ईयर्स अगो क्या रहा होगा. तो वी कैन नॉट बी श्योर कि ऐसे ही रहा हो. पेंग का जो प्रोसेस अप्रोच था उसमें भी कुछ इशू थे कि इट इज़ नॉट श्योर अबाउट कि विच प्रोसेसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड कि दैट द स्लोप्स आर पॉलीजेनेटिक, है ना. दे आर प्रोडक्ट ऑफ, दे आर, द स्लोप्स आर, नो स्लोप्स आर प्रोडक्ट ऑफ ओनली वन प्रोसेसेस. तो मल्टीपल स्लोप्स जो है सेम प्रोसेसेस सेम स्लोप्स भी बना सकते हैं, और सेम प्रोसेसेस मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप्स भी बना सकते हैं. तो ये इशू भी था. देन देर इज, आई एम सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो थोड़ा सा वॉइस के साथ मैनेज करिएगा. देन सेम स्लोप्स कैन बी प्रोडक्ट ऑफ सेम प्रोसेसेस, एंड सेम प्रोसेसेस क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट, ये जो मैंने आपको बता दिया था. देन प्रोसेसेस जो बैंक में है, जो प्रोसेसेस ऑपरेट कर रही है, वो जनरली बहुत 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 स्लो होती हैं, है ना. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट कि हाउ ये प्रोसेसेस इतना धीरे और किस रेट पे ऑपरेट की होंगी, और इन्होंने लैंडफॉर्म को कैसे चेंज किया होगा, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे होंगे. तो ये चीज़ कर पाना बहुत, मतलब मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है. तो ये मैंने पेंग के आपको बता दिए. डेविस के हमने पहले बता दिए थे, तो मैंने रिकॉल करने को बोला था. पेंग के मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ. स्लोप्स आर पॉलीजेनेटिक, सेम प्रोसेसेस सेम स्लोप भी बना सकते हैं, डिफरेंट स्लोप भी बना सकते हैं. ये बेसिकली इश्यूज हैं पेंग के अप्रोच के. वेरी वेरी स्लो प्रोसेसेस है. रिकंस्ट्रक्शन इनका सीक्वेंस में करना बहुत डिफिकल्ट है. चेंज और कॉन्सिक्वेंसेस टफ टू नो है. अब फिर यही, जब इतनी सारी इशू आ जाती हैं तो दो डिबेट्स भी पड़ जाती हैं प्रोसेस स्टडीज़ में. एक क्या, एक जो रोल ऑफ टाइम डिस्कस करेगी, एक जो रोल ऑफ क्लाइमेट डिस्कस करेगी. सॉरी. सो रोल ऑफ टाइम में पेंग कहते हैं टाइम नॉट इम्पॉर्टेंट, जेटी हैक और शोम कहते हैं टाइम इम्पॉर्टेंट. रोल ऑफ क्लाइमेट में पेंग कहते हैं कि हाँ क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है. बर्जल और पेटलियर कहते हैं कि एवरी क्लाइमेट क्रिएट्स इट्स ओन यूनिक स्लोप, जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म. जैसे you have Dury crest, you have deep gorges, you have lateritic plain.
तो इस टाइप के कुछ लैंडफॉर्म हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी, वेयर द क्लाइमेट, स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डेवलपिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। एक और ये, इसको मॉर्फोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है क्लाइमेटिक यूनिफॉर्मिटारिज्म का, ये भी बता दे रहा हूँ। एलसी किंग का आइडिया है बेसिकली, ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो ये कुछ डिबेट्स थी जो मैंने टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्स करके आपको बता दी। यहाँ तक आपको ईजिली समझ आ जाना चाहिए पेंग के इश्यूज और पेंग की थ्योरीज के बारे में। बाकी ये जो प्रोसेस स्टडीज़ की डिबेट्स हैं, ये जब हम आगे जैसे जैसे जाएंगे और जब कभी मैं आपको जोग्राफिकल थॉट्स बताऊंगा तो ये और आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि रोल ऑफ टाइम पे कैसे फोकस है, रोल ऑफ क्लाइमेट की क्या डिबेट्स है, ये सब हम पढ़ेंगे। अब जो स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज में एक बार समराइज कर लेते हैं और अच्छे से मैं समझा देता हूँ। डेविस हमने देखा था हिस्टोरिकल अप्रोच। किसी को नहीं भी पता हो डेविस तो इतना ही जानने की चीज़ें हैं, अब आप समझ लीजिए। और अच्छे से जानना है तो एक मैंने इस पे वीडियो बना रखा है चैनल पे, वो देख लीजिएगा। सो डेविस हिस्टोरिकल अप्रोच, जेनेटिक स्टडीज ऑफ स्लोप, ऑल स्लोप्स इवॉल्व, है ना, और टाइम बेस्ड इवोल्यूशन है। एवरी स्टेज का उसका कुछ कैरेक्टर है। यूथ में कॉन्वेक्स है, मेच्योर में रेक्टिलिनियर है, सेनाइल में कॉनकेव है। एंड ये यूथ, मेच्योर, सेनाइल आर टाइम डिपेंडेंट। ये टाइम टाइम के हिसाब से ही ये इवोल्यूशन होगा। डेविस में स्लोप इवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है दैट इज डाउन वेस्टिंग और स्लोप डिक्लाइन। इसमें क्या होता है कि जो स्टीप स्लोप है इट इवॉल्व्स एंड इट बिकम्स अ जेंटल स्लोप। तो इवोल्यूशन होती है टॉप से बॉटम। मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस वॉज अ दिस वॉज अ स्लोप। कुछ टाइम बाद ये स्लोप जेंटली जेंटली, जैसे ये जो स्टीप स्लोप है ना, जो इसका स्टीप पार्ट है, ये इवॉल्व होते होते थोड़ा सा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड देन फाइनली पेडी प्लेन बन जाएगा। तो सपोज अगर इसको मैं किसी और बेटर तरीके से ड्रॉ कर पाऊँ समझाने के लिए, अगर ये एक 3D इमेज होती, ये एक लैंडफॉर्म होता, सपोज दिस वाज अ माउंटेन, तो कैसे होता कि ये पहले इतना बड़ा माउंटेन था, फिर ये थोड़ा सा इवॉल्व होके कुछ ऐसा दिखता। सेम माउंटेन की बात कर रहे हैं, समझ लो एक सेम लैंडस्केप है, लैंडफॉर्म है। ये माउंटेन था 1,000 मिलियन साल पहले, ऐसा था। फिर कुछ 100-200 मिलियन साल और निकले तो ये इवॉल्व होके ये पार्ट भी इरोड हो गया। तो ये जो स्टीप स्लोप्स है ये इवॉल्व हो रहे हैं इनटू जेंटल स्लोप्स। फिर ये लैंडफॉर्म और जेंटल हो गया, एंड अब फाइनली ये एक स्टेज पे आ गया है जहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक फ्लैट प्लेन ही बन गया है। अब तो इसमें कुछ बचा भी नहीं है इस लैंडफॉर्म में ज़्यादा। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस हैपन। तो इसको कहते हैं डाउन वेस्टिंग, या दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लोप डिक्लाइन मॉडल। और बेटर इससे समझ में आएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। या, तो जैसे पहले एक कॉन्वेक्स स्लोप है टाइम वन में, ये ऊपर से सॉरी, ये ऊपर से इरोड होना स्टार्ट होगा और ऊपर से नीचे मूव करेगा, टॉप टू डाउन। कॉन्वेक्स विल बिकम रेक्टिलिनियर एंड रेक्टिलिनियर विल बिकम कॉनकेव। तो जो इतना बड़ा स्लोप था स्टार्टिंग फ्रॉम देयर इट विल कम टू दिस, इसको ये पेनी प्लेन भी बोलते हैं। तो डेविस की स्लोप इवोल्यूशन थ्योरी ये कहती है। नाउ लेट अस लुक एट पेंग्स मॉडल। आई डोंट नो ये इशू क्यों हो रहा है। देन लुक एट पेंग्स मॉडल। पेंग क्या कहते हैं कि स्लोप इज द फंक्शन ऑफ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, टाइम इंडिपेंडेंट है ये, प्रोसेस बेस्ड मॉडल है। पेंग ने दिया था स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल। ये याद रखना, इट इज नॉट सेम एज एलसी किंग्स स्लोप रिट्रीट। वो भी मैं पढ़ाऊंगा, पैरेलल रिट्रीट या बैकवास्टिंग।
उसके जैसा नहीं है, क्योंकि जोग्राफर्स ने बहुत टाइम तक ना इन दोनों को सेम समझ लिया था, मगर ये सेम नहीं है, अलग है। और जब एलसी किंग पढ़ेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि कैसे अलग है। अब स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी मॉडल देखते हैं पेंग का। तो वो कहते हैं कि स्लोप जो डेवलप होता है वो बॉटम टू टॉप होता है। मैं ये भी ये सब कुछ एक डायग्राम में आपको समझाऊंगा भी कि ये कैसे एक्चुअल में हो रहा है। तो he says that the slope development takes from bottom to top, unlike Davis. Then changes are time independent, unlike Davis. And here he says कि जो steep slopes हैं they are replaced by gentle slopes from below. डेविस में तो ऊपर से चीज़ें रिप्लेस हो रही थी, इनके इसमें चीज़ें नीचे से रिप्लेस होंगी। Then he says gentle slopes grow at expense of steep slopes and become longer. अब ये पॉइंट मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। दिस होल डायग्राम इज सेम लैंडफॉर्म अलग अलग टाइम पे। ये इट इज़ ऑन टाइम स्केल 1, ये टाइम लाइन 2 है, ये एक टाइम लाइन 3 पे है, ये टाइम लाइन 4 पे है, सेम लैंडफॉर्म है। नाउ सपोज दिस was a gentle slope, this was a these two are steep slope। अब हुआ क्या, एक एजेंट ऑफ इरोजन यहाँ पे इरोड कर रहा है चीज़ें, एंड एक रिवर जो है वो इन इरोडेड पार्टिकल्स को, यहाँ से इरोड होंगे तो नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो रिवर रिवर इन्हें ट्रांसपोर्ट करती जाएगी। तो ऊपर से चीज़ें नीचे गिरती जाएंगी, रिवर ट्रांसपोर्ट करती जाएगी। रिमेंबर यहाँ पे रिवर खुद इरोड नहीं कर रही है। डेविस के केस में रिवर यहाँ पे से निकलती थी और रिवर इसको इरोड करती जाती थी, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे इरोजन का फैक्टर कुछ और है। ये सेडिमेंट्स यहाँ से इरोड होके गिरते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब ये गिरते हैं तो रिवर इन्हें आगे ले जाती है। तो इसीलिए बॉटम टू टॉप स्लोप रिप्लेसमेंट या स्लोप डेवलपमेंट इसमें बॉटम टू टॉप हो रहा है, क्योंकि बॉटम से सामान हटाते जा रहे हैं हम, और जो टॉप का है वो ऑटोमेटिक नीचे आता जा रहा है। अब दिस लाइन जेंटल स्लोप्स ग्रो एट एक्सपेंस ऑफ स्टीप स्लोप एंड बिकम लॉन्गर। So this was at time 1, this is a slope A, this is slope B and this is slope C। टाइम 1 पे, टाइम 2 पे क्या होगा, ये जो स्लोप है ये ग्रो कर जाएगा, इन दोनों को कुछ नहीं हुआ है, ये ग्रो किया है, एंड दिस ग्रोज एंड बिकम जेंटल एट एक्सपेंस ऑफ विच स्लोप, एट द एक्सपेंस ऑफ स्टीप स्लोप। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। देन टाइम 3 पे क्या हुआ, दिस ए जो अर्लियर जो ए स्लोप था, इट हैज़ ग्रोन, इट इज़ अ जेंटल स्लोप, एंड जो बी टू है इट हैज़ ग्रोन, मतलब बी टू अभी वहीं पे है, बट द सी वन, ये जो सी वाला स्लोप था द सी वन, यहाँ पे सी टू मिसिंग है। तो दिस इज ग्रोइंग एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टीप स्लोप। धीरे धीरे करके ये और जेंटली बढ़ता जाएगा, बी थ्री भी खत्म हो जाएगा, एंड लैंडफॉर्म फिर फाइनली एक अपने एंड की तरफ में आ जाएगा, जिसको यहाँ पे पेडी प्लेन कुछ टाइम के लिए कंसिडर कर सकते हैं हम। सो ही सेज पेंक की हाइट में नॉट रिड्यूस विथ टाइम। अब ये जो चीज़ है, यहाँ पे भी हाइट टाइम 1 पे सेम है, टाइम 2 पे भी हाइट सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच में हो सकता है थाउजेंड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स का गैप हो, तो हाइट में नॉट रिड्यूस विथ टाइम। लेकिन डेविस के केस में तो हाइट रिड्यूसेस विथ टाइम, वहाँ तो टाइम बेस्ड ही है सब कुछ। सो दिस इज वन डिफरेंस। ही सेड कि ओल्डर स्लोप्स कैन हैव स्टीप स्लोप्स। अब आप इसमें देखिए, जो ओल्डर स्लोप है मतलब सबसे पुराना स्लोप ये रहा होगा, यहीं से सारी कहानी शुरू हुई है, ये कितना स्टीप है। डेविस के केस में ऐसा थोड़ी होता है, डेविस के केस में तो टाइम बाउंड चीज़ें हैं, तो ओल्डर स्लोप्स का बहुत स्टीप होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेविस के केस में तो सिनाइल स्टेज में स्लोप ऑलमोस्ट रेसिडुअल हिल्स बचते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ना डेविस। तो अब इस स्टेज पे, सेनाइल स्टेज पे, यहाँ पे कैसे ही स्लोप स्टीप होंगे, नहीं होंगे, मगर पेंग के मॉडल में हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज रिडक्शन ऑफ स्टीपनेस नॉट नेसेसरी विद टाइम। देन रिवर, रिवर इज नॉट द वेदरिंग एजेंट, ये मैंने आपको बता दिया। रिवर यहाँ से बस जो चीज़ें इधर से डिपॉजिट होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके हटाने का काम करती है रिवर। सो सपोज दिस दिस होल लैंडफॉर्म ये टूट रहा है, छोटे छोटे टुकड़े इसके यहाँ पे गिर रहे हैं, द रिवर इज बेसिकली इसको हटाने का काम कर रही है, इसको बेसल सैपलिंग बोलते हैं, सॉरी बेसल सैपिंग बोलते हैं। रिवर इज नॉट द वेदरिंग एजेंट, द रोल ऑफ सेडिमेंट रिमूवल, सिर्फ इतना रोल है कि जो सेडिमेंट आ गए उसको बेस ऑफ द स्लोप से रिवर रिमूव करती जाएगी,
known as basal sapping. अब स्लोप काय पे डिपेंड करेगा? नॉट ऑन एज, बिकॉज एज तो टाइम फैक्टर था. स्लोप डिपेंड ऑन द रिलेटिव इंटरेक्शन ऑफ द एंडोजेनिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. वो कैसे? एंडोजेनिक प्रोसेसेस यानी कि अपलिफ्टमेंट, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस यानी कि इरोजन. अगर अपलिफ्टमेंट ज़्यादा, इरोजन कम है, कॉन्वेक्स स्लोप बनेंगे वैक्सिंग फेज में. उसको जर्मन में एक वर्ड यूज़ करते हैं बॉशन, क्योंकि ही इज़ अ पेंक इज़ अ जर्मन जियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने इसके लिए वर्ड यूज़ किया, सॉरी यू वर्ड यूज़ किया है बॉशन. देन अपलिफ्टमेंट और इरोजन अगर दोनों सेम है तो द वर्ड यूज हेयर इज कांस्टेंट ग्रोथ. एंड इफ इरोजन इज मोर एंड द अपलिफ्टमेंट इज लेस, अब ये वैनिंग या कॉनकेव वाला फेज, कॉनकेव स्लोप होंगे, वैनिंग फेज आ गया एंड द वर्ड यूज्ड हेयर इज हेल्डन हैंग्स. तो स्लोप डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव इंटरेक्शन कि कब इरोजन ज़्यादा है या कब अपलिफ्टमेंट ज़्यादा है. ओके, तो आई थिंक this is all about Pink. I also have the notes here for LC King, but I think we should be discussing it in a separate video. So, thanks, Q.